नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा खास शो योर मनी। योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना सिखाते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं ये गुर भी हम आपको सिखाते हैं। अगर आप भी योर मनी में सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com और आप हमें 7045220000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। साथ ही योर मनी फेसबुक और एक्स पर लाइव रहता है तो आप वहां पर भी अपने सवाल दर्ज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के सवालों का जवाब अपने एक्सपर्ट से लिया जाए और म्यूचुअल फंड, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड आपकी क्वेरीज, आपकी जिज्ञासा को शांत किया जाए। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और परंपरा के मुताबिक सबसे पहले करवाते हैं आपका परिचय अपने आज के खास मेहमान से। कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर और वेस्ट जोन के हेड विकास पुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है योर मनी में। धन्यवाद मनोज, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसलिए इससे पहले आज हमने सोचा कि थोड़ा बहुत ट्रेंड में चल रहा है आजकल बाय नाउ पे लेटर, तो थोड़ा इसको समझा जाए कि ये किस तरीके का फाइनेंशियल टूल है, क्या अलग है दूसरे क्रेडिट प्रोडक्ट से और इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। ये पहले समझते हैं ये है क्या, मतलब कहाँ से रेगुलेट होता है, किस तरीके का क्रेडिट प्रोडक्ट इसको हम माने। देखिए मनोज जी, क्या है, अगर हम पुराना वक्त देख लें, जब हमारे पेरेंट्स जब किसी भी चीज को, जैसे मान लीजिए टीवी या फ्रिज या कुछ लेना होता था, तो कैसा होता था कि अब साल 2 साल 3 साल पहले पैसा जोड़िए, फिर वो जब आपके पास पैसे हो जाए फिर आप वो चीज खरीदिए। लेकिन फिर एक रेवोल्यूशन आया, बैंकिंग रेवोल्यूशन आ गया, एनबीएफसीज आ गई, और एक अब तो डिजिटाइजेशन के बाद तो इतना बड़ा रेवोल्यूशन आ गया कि जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ लोन है, वो आपको कोई चीजें खरीदनी है, जैसे व्हाइट गुड्स खरीदनी है, टीवी, फ्रिज हो गया, मोबाइल हो गया। अब तो आप देखें मनोज जी, इवन जो एक्सपेंसिव शूज रहते हैं वो भी ईएमआई पे मिल जाते हैं। तो आइडिया क्या होता है कि आपकी जो आजकल ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पे आप तुरंत आपको फंडिंग मिल जाती है। तो आप होगा क्या कि आप बाय नाउ पे लेटर, यानी कि अब जैसे मैंने बोला कि एक इवन एक्सपेंसिव जो शूज है, अगर आपने वो खरीदने हैं, आप इमीडिएटली, अगर लगता है कि वो 15,000 का जूता है या 20,000 का जूता है, इसके इससे ज्यादा कि हम वेट करें 6-8 महीने, पैसा जोड़ें, उससे पहले ही आप क्या है, अपना ये जो फंडिंग लीजिए और धीरे धीरे वो लोन चुकता कर दीजिए। अगर आप देखें, एक बहुत कॉमन फिनोमिना होता है, जब हम एक मान लीजिए टीवी या व्हाइट गुड शोरूम में चले जाते हैं, तो वहां पे भी बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं, एनबीएफसी, उनके लोग वहां बैठे हैं, वो बोलते हैं कि आप 4 किस्तों का डाउन पेमेंट करिए, 8 किस्तों पे हम आपको लोन दे देंगे, जीरो ईएमआई, जीरो इंटरेस्ट पे रहेगा। तो बहुत सारी ऑफर्स आती हैं। तो ये जो ट्रेंड शुरू हुआ, इकोनॉमी को जो ओपन अप किया गया है बाय ऑल दी एनबीएफसीज एंड बैंक्स आल्सो, तो आइडिया ये है कि लोगों को ये एक्सपीरियंस दिया जाए कि उनको अगर आज उस चीज को एक्सपीरियंस लेना है, जरूरत है, तो आज वो आप ले लीजिए और उसको ईएमआई में दीजिए। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप देखें मनोज जी, जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड हमारा इंडिया का बढ़ते जा रहा है, और जैसे जैसे ये जीडीपी अपना माफ कीजिएगा, जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप देखेंगे कि इस तरह के जो प्रोडक्ट और यूसेज है वो भी बढ़ती जाएगी। तो आइडिया ये है कि मुझे आज किसी चीज की जरूरत है, इवन ट्रैवल के लिए भी लोग आजकल करते हैं कि ट्रैवल प्लान कंपनीज आपको ऑफर करती हैं। आप आज उस ट्रैवल का एक्सपीरियंस ले लीजिए और धीरे धीरे 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, जो भी आपका टाइम पीरियड है, उसमें वो पे करती रहिए। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है विकास जी, लेकिन इसमें रिस्क भी तो होगा और समझने वाली कुछ बात भी तो होगी, क्योंकि अब ये ऐसे तो लगता है कि हमारे खर्च से जुड़ा हुआ चीज़ है, खर्च से जुड़ी चीज़ है, उसमें हमें एक साधन मिल रहा है, तो हम ऐसा है कि हम एडवांस में खर्च कर रहे हैं, एक तरीके से पैसे हमारे पास आने से पहले खर्च करें। तो इसमें क्या रिस्क पॉइंट्स है, क्या ध्यान में रखना चाहिए। कि इसमें सबसे जो प्रॉब्लम वाली चीज है वो ये है कि इतनी इजीली आपको ये प्लेटफॉर्म्स पे फंडिंग मिल जाती है, और जो ईएमआई ऑप्शंस या ये लिक्विडेटिव जो ऑफर्स आती हैं, उसमें कई बार आदमी कैरिड अवे हो जाता है। उसको लगता है कि हाँ ठीक है, जूता लिया है तो मुश्किल से 800-900 रुपया महीना देना पड़ेगा,
फिर वो जो एक टेंडेंसी बन जाती है प्लेटफॉर्म यूज करने की, तो अ, हर साल नया मोबाइल, कोई नया वर्जन आ रहा है तो मुझे हर साल वो नया मोबाइल लेना ही है। फिर व्यक्ति यही सोचता है कि हाँ ठीक है, 4-5 हजार की ईएमआई है, हो जाएगा। बट वो करते करते जब आप मल्टीपल लोन्स में घुस जाते हैं कि मान लीजिए वो कोई 800-900 की है, कोई 1000-1200 की है, कोई 5000 की है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि जब कलेक्टिवली आपको जो आउटफ्लो शुरू हो जाता है, तो जिंदगी खाली इन्हीं चीजों में नहीं है, कुछ और चीजें होती है। जैसे कभी कोई मेडिकल एक्सपेंस आ जाता है, या मान लीजिए कोई घर की कोई रिपेयर के लिए चीज आ जाती है, या आपके कोई फंक्शंस आ जाते हैं, या मतलब जो प्लान्ड खर्चे नहीं है वो भी तो आते हैं। और ऐसे केस में अगर थोड़ा सा मान लीजिए ज्यादा खर्चा कहीं आ गया, या गॉड फॉरबिड किसी की जॉब चली गई 3 महीने के लिए, या कोई ऐसी चीज होगी जहाँ कैश फ्लो मिसमैच हो गया, जिस दिन ये कैश फ्लो मिसमैच हो गया उस दिन आप समझ लिए आप डेट ट्रैप में फंस गए। तो ये बहुत जरूरी है मनोज जी, बिकॉज मैं हमेशा बार बार ये चीज बोलता हूँ सबको कि बेशक हमारा टेक्नोलॉजी का जमाना है, बट एक बजट डायरी जरूर होनी चाहिए जो आपके कैश फ्लोज को ट्रैक करे कि मेरा कितना इनफ्लोज होता है महीने का, और मेरा कितना फिक्स्ड एंड वेरिएबल आउटफ्लो होता है। और यदि आपको वो मिसमैच है तो आपको वो कहीं ना कहीं रीबूट करने की जरूरत है अपने ओवरऑल फाइनेंसिस को। तो वहां पे ये जो हम बात कर रहे हैं आज की बाय नाउ पे लेटर वाली, उस कंडीशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यदि आपने ओवर जो है चीजें अपने फोन पे ले ली हैं, तो कहीं ना कहीं डेट ट्रैप में फंसने का बहुत बड़ा डर होता है। ठीक है, ये बहुत ही जनरल बात है, सब जगह अप्लाई होती है कि अगर आप कर्ज लेके काम करना चाहते हैं तो अगर बहुत ज़रूरी काम है या प्रोडक्टिव काम, बिजनेस कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं डेट के साथ तो फिर बहुत सारे रिस्क उसमें होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। और उस पर हमेशा सब लोग कहते हैं, समझाते हैं, जो बच्चे हैं या जो नए नौजवान हैं उनको याद दिलाने की ज़रूरत है, उनको बल्कि बताने की ज़रूरत है। जो पुराने लोग हैं उनको एक बार फिर से याद दिलाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक इसमें ऑप्शंस तो बहुत है ना, जैसे हमारे पास क्रेडिट कार्ड हो या हम बैंक से फाइनेंस कराते हैं, वहाँ पे कोई बैंक या एनबीएफसीज खड़ी होती है जो कहती है कि हम इसको फाइनेंस करेंगे। तो बाय नाउ पे लेटर एक अलग ही प्रोडक्ट बन के उभर रहा है। कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं ये कहाँ से आ रहा है, मतलब रेगुलेटेड है नहीं है, सामने से जो कंपनी ऑफर कर रही है या कहाँ से आ रहा है। तो एज ए प्रोडक्ट अगर हम इसको कंपेयर करना चाहें बाकी जो ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे, हो सकता है कि हमें थोड़ा टाइम लगे, बाय नाउ पे लेटर तुरंत यहीं मिल रहा हो, हमें सामने से सेलर ऑफर कर रहा हो, और दूसरी चीज़ में थोड़ी सी प्रक्रिया लगे, शायद एक कुछ घंटे लगे या कुछ दिन लगे। तो ये प्रोडक्ट आप कैसे देखते हैं, कहाँ फेयर करता है, और क्या ऑल्टरनेट्स हैं इसके बिल्कुल करीब में? देखिए, बाय नाउ पे लेटर अगर आप जनरली देखेंगे तो ये आपकी जो कंजम्पशन से जुड़ी हुई चीजें हैं उसमें बहुत ज्यादा ये प्रेवलेंट है, क्योंकि और क्रेडिट कार्ड तो अगेन ये हो गया कि बहुत हाई इंटरेस्ट वाला प्रोडक्ट है। बट क्रेडिट कार्ड में क्या होता है मनोज जी, बहुत सारी चीजें और भी जुड़ी हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का जो सही मायने में इस्तेमाल करना जानते हैं लोग, वो तो रिवॉर्ड पॉइंट्स हो गया या और भी उनके कुछ जो बेनिफिट्स होते हैं, उसका वो पूरा पूरा बेनिफिट उठाते हैं। बट उसमें दे मेक श्योर कि वो रोल ओवर नहीं करते, जो भी क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग होती है वो उसको चुकता कर देते हैं। देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड भी वही हुआ कि अपने बाय नाउ एंड पे लेटर, बट उसमें क्या है, जैसे बैंक्स 40 डेज का एक टाइम पीरियड देते हैं आपको, तो 40 दिन तक आपको एक विंडो मिल जाती है कि आप बिना कोई इंटरेस्ट पे किए उस चीज को यूज कर रहे हैं, और जैसे ही साइकिल आता है आपका पेमेंट साइकिल, आपने पे करना है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है बाय नाउ पे लेटर वाला, अगर आप देखें तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन देखें मनोज जी, हर एक दुकान के बाहर आपको एक बोर्ड लिखा मिलेगा कि लोन पे फोन, लोन पे फोन। ये इतना ज्यादा आप देखें जगह जगह गली गली आपको ये चीजें मिलेंगी, और ये इन्फ्लुएंस करती है लोगों को। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो कंजम्पशन उसका बढ़ना बहुत जरूरी है, और गवर्नमेंट का भी फोकस अब इसी चीज पे ही है कि 12 लाख तक की लिमिट कर दी है, तो कंजम्पशन स्टोरी इंडिया की बढ़े। अच्छा, एस्पिरेशन भी होता है मनोज जी, देखिए अब आप कहीं जा रहे हैं, गर्मियां आती हैं, तो हर कोई चाहता है कि मेरे घर में पहला एसी आ जाए। तो अब एसी जैसी चीज है जो 40-50 हजार की या 30-40 हजार की जो वस्तु है, व्यक्ति सोचता है कि मैं अब ये 2 महीने की गर्मी कैसे निकालूं। तो उसके लिए क्या है, बाय नाउ पे लेटर वाली कोई ऑप्शन मिलती हो, जहां पे तुरंत उनको एनबीएफसीज या फिनटेक प्लेटफॉर्म जो है वो दे देते हैं। अभी ऑनलाइन में अगर आप देखें जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पे भी ये जो ईएमआई ऑप्शन हो जाती है कि बाय आप कर लीजिए और इसको इंस्टॉलमेंट में पे कर दीजिए। तो ये चीजें
मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सबसे ज़रूरी है अपना मानसिक संतुलन बनाने का कि हम ओवरबोर्ड ना चले जाएँ। यदि व्यक्ति को मालूम है कि मैं एक कोई प्रोडक्ट लेता हूँ, उसकी ईएमआई खत्म होगी, अब मैं दूसरा प्रोडक्ट ऐड करूँगा, फिर उसकी खत्म हो गई, फिर तीसरा करूँगा। ऐसे अगर ट्रेंड में कोई चल रहा है, तो मुझे लगता है वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जैसा मैंने बोला कि अगर कैश फ्लो मैच हो गया, तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहाँ पे है। तो हमें यहाँ पे दोष जो है वो ये बाय नाउ पे लेटर वाली जो प्लेटफ़ॉर्म है या जो कंपनीज़ हैं, उनके ऊपर नहीं देना चाहिए। इसमें आई थिंक ज़्यादा वही है कि व्यक्ति का जो खुद का जो कंट्रोल है, वो किस तरीके का है, वो किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही आप देखें कि एक बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है। क्योंकि जो कंपनियाँ हैं, उनको अपना माल बेचना है, जो बैंक्स हैं, एनबीएफसीज़ हैं, उनको अपना ये प्रोडक्ट बना के उनको देना ही है, तो वो आते रहेंगे ऑफ़र्स लेके। ये अपने ऊपर एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे उसको ये मालूम है मुझे कहाँ रुकना है। यदि ये किसी ने समझ लिया कि मुझे कहाँ पे रुकना है और साथ-साथ में उसको यूज़ भी करना आ गया, तो ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। मुझे ऐसा लगता है कि ये फाइनेंशियल विज़डम वाले जो लोग हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा कि हमें कहाँ पे रुकना है और कितना हमें एक्सपोज़र लेना है। फाइनेंशियल विस्डम, देखिए विकास जी की बात में बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि गाड़ी में ब्रेक बहुत ज़रूरी है। ब्रेक एक तो चेक करते रहिए अपना, और सही समय पर ब्रेक ज़रूर लगाइए, नहीं तो फाइनेंशियल मैटर्स में जिस गड्ढे में आप घिरेंगे उसका नाम होता है ट्रैप, डेट ट्रैप। अगर एक बार डेट ट्रैप में फंस गए तो स्थिति बहुत खतरनाक होगी। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे और चलते हैं हमारे कॉलर्स के पास। उदयपुर से पलाश हैं हमारे साथ, 33 साल के पलाश, पूछिए अपना सवाल। जी सर, थैंक यू सो मच। सर मेरा ये क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू सर 10 लाख अराउंड हो गई है। सर मेरा पोर्टफोलियो सर बहुत ज़्यादा लार्ज कैप इक्विटी हैवी है। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि सर थोड़ा सा इसमें कुछ स्टॉक्स एडिशन, सॉरी फंड्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ करने की ज़रूरत है क्या सर? और जैसे कोई मल्टी कैप हो गया या मल्टी एसेट फंड हो गया, कोई एडिशन की ज़रूरत है सर? एक्चुअली क्या है कि कैनरा रोबेको फंड है लार्ज कैप, वो थोड़ा सा हैवी इन्वेस्टेड है, लाइक 3 लाख अराउंड। तो उसमें कुछ अमाउंट निकाल के ऐसी पोटेंशियल लार्ज कैप में डालूं, या फिर वो कंपाउंडिंग के हिसाब से उसको कंटिन्यू रहने दूं SIP, या फिर ठीक है, सर ठीक है पलाश, आपने ना सिर्फ अपना सवाल पूछा बल्कि पलाश ने ये भी बताया कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है अपने पोर्टफोलियो को लेकर। तो अब हम जानते हैं कि एक्सपर्ट क्या सोचते हैं। क्या पलाश की जो सोच है वो एक्सपर्ट की सोच मिलती है क्या, और क्या रास्ता निकलता है? विकास जी। देखिए पलाश जी, आपने बिल्कुल सही बोला। कैनरा रोबेको का जो लार्ज कैप है और क्योंकि आईसीआईसीआई का भी लार्ज कैप है, तो ओवरलैप हो जाता है। ऐसे केस में एक ही लार्ज कैप आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। इस परिस्थिति में मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप आईसीआईसीआई लार्ज कैप में एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए और कैनरा रोबेको में जो अभी आपने निवेश किया उसमें आप बने रहें। सिप को बंद करें लेकिन उसमें बने रहें, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि जब आप इसको मर्ज करेंगे, मान लीजिए आने वाले समय में आप चाहते हैं कि इन दो फंड्स को मैं सिंगल एक लार्ज कैप में रखूं, तो उसमें आपको ये कैपिटल गेन्स टैक्स भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि 1.25 लाख तक की जो होती है एग्जम्पशन होती है, और एक एग्जिट लोड भी होता है, क्योंकि आपकी सिप चल रही है तो बहुत सारे यूनिट्स आपके 1 साल के अंदर के होंगे जिस पे एग्जिट लोड होगा। तो कोई भी पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने के लिए आपको बहुत तेजी से एक्शन नहीं लेना कि आज ही सब कुछ कर दें। आप उसका सिप बंद करें, आईसीआईसीआई लार्ज कैप में सिप चलाएं और धीरे-धीरे जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाए और कैपिटल गेन भी आप देखेंगे 1.25 लाख के अंदर-अंदर हो, तो आप उसको जब निकाल के आईसीआईसीआई लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी टैक्स भी नहीं लगेगा और आपको एग्जिट लोड भी नहीं लगेगा। तो एक चीज़ तो ये आपको ये सजेस्ट करूँगा। आपने बोला है कि आप 20,000 का सिप नया ऐड करना चाहते हैं। उस केस में अगेन यू आर राइट कि निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप आप एक फंड ऐड कर दें अपने पोर्टफोलियो में। एक एचएसबीसी का वैल्यू फंड ऐड कर दें आप अपने पोर्टफोलियो में। आज की परिस्थितियों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्योर स्मॉल कैप, प्योर मिड कैप या इस तरीके के आपको कोई सेक्टोरल बेट आज की डेट में सजेस्ट नहीं करूंगा। आप निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप और एचएसबीसी वैल्यू फंड, ये दो फंड्स में नया सिप शुरू कर सकते हैं। करंट वैल्यू आपने बताया कि आपके 10 लाख है पोर्टफोलियो की, और 70,000 की अगर मैं सिप लेता हूं, तो रफली अगर 12% की कंपाउंडिंग होती है तो आप 1.87 करोड़ के आसपास आपका जो है पोर्टफोलियो बनेगा। शायद आपने ये इज़हार किया है कि आप 2 करोड़ के आसपास जो है अगले 10 साल में जमा करना चाहते हैं। तो बहुत ज्यादा गैप नहीं है, क्योंकि मैंने 12% लिया, यही पोर्टफोलियो 13% से ग्रो किया, तो ये आपका 2 करोड़ का टारगेट पूरा भी हो जाएगा। और आपका पोर्टफोलियो पोटेंशियल रखता है 13% से ग्रो करने के लिए, तो इसलिए कोई इतना मुझे लगता है कि डिस्करेजिंग नहीं है, बहुत एनकरेजिंग है। इनफैक्ट
अगर आप छोटा-छोटा टॉप अप भी करते रहेंगे बीच-बीच में, जब कभी करेक्शन हो या कभी आपका फ्रेश मनी आपके हाथों में आए, तो टॉप अप करेंगे तो आपका और एक पोर्टफोलियो बन सकता है। चलिए, तो ये हुआ जवाब, और आगे आपको पता चलेगा कि 3 से 5 साल के लिए अगर एक मुश्त निवेश करना है तो स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है योर मनी में। हम ले रहे हैं क्वेरीज अपने दर्शकों की, और अगले कॉलर हमारे साथ होमी है मुंबई से। होमी, पूछिए अपना सवाल। मेरी उम्र 60 साल की है। मेरे पास 50 लाख रुपीस है जो मुझे इन्वेस्ट करना है। क्या मैं इक्विटी या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में कर सकता हूँ? मेरा हॉराइजन 3 to 5 इयर्स का है। और अगर मुझे ये हाइब्रिड फंड में डालना है तो एसटीपी से मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ लिक्विड फंड से, या कुछ डायरेक्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? ठीक है, तो विकास जी, 50 लाख रुपया एक मुश्त निवेश करना है 3 से 5 साल के लिए, क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करें? पहला सवाल तो ये है। दूसरा है कि कैसे करें निवेश। ये कह रहे हैं कि टेम्परेरली कहीं डाल दे, एसटीपी के ज़रिए उसको फिर से निवेश करें, तो ये भी इनकी क्वेरी का एक हिस्सा है। अगर एसटीपी बढ़िया है तो इसको ये कैसे निवेश करें, क्या प्लान इसके लिए बनाएं, ये भी है इनका सवाल। और कुछ फंड्स भी आप ज़रूर सजेस्ट करेंगे, तो ये सवाल तफसील से आंसर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इस तरह की सिचुएशन बहुत लोगों के साथ रहती है तो उनको हेल्प मिलेगी। देखिए मनोज जी, जहां तक मैं समझता हूं कि होमी सर के मंथली एक्सपेंस के लिए अभी उनको कोई इतनी जरूरत नहीं है इन फंड्स की। जो इनकम है शायद उनकी कुछ रेंटल इनकम और बाकी जगह से उनकी इनकम है, तो उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि सर आपको थोड़ा सा जो है इक्विटी एक्सपोजर भी लेना चाहिए, बट ब्रॉडली आपका जो बड़ा पोर्टफोलियो है वो आपका हाइब्रिड फंड्स में होना चाहिए। तो इस केस में हम क्या सजेस्ट करेंगे आपको, 6 फंड आप पिक करें, लेकिन आप ने बिल्कुल सही बोला, आप पहले उसको आर्बिट्राज फंड में डालें, क्योंकि आपकी ऑलरेडी कुछ इनकम आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आप जो टैक्स स्लैब से ओवरशूट ना करें, तो इसके लिए आप आर्बिट्राज फंड में रखें। उसका टैक्सेशन आपको 1 साल के अंदर रहेगा, तो 20% लगता है कैपिटल गेन टैक्स, जो शॉर्ट टर्म का। तो मैं आपको सीधा फंड्स के हिसाब से बता देता हूँ। 10 लाख रुपए आप जो है आईसीआईसीआई प्रू का जो आर्बिट्राज फंड है उसमें आप डालें, और फिर वहां से आप जो है एसटीपी करें 25 हफ्तों की आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट फंड में। फिर एक 10 लाख रुपए जो है वो आप कोटक के आर्बिट्राज फंड में पार्क करें, वहां से आप एसटीपी करें 25 हफ्ते की कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड में। तो एक मल्टी एसेट फंड हो गया, एक बैलेंस एडवांटेज हो गया। एक 10 लाख रुपया जो है वो आप निपॉन इंडिया के आर्बिट्राज में डाल के वहां से 25 हफ्तों की जो है एसटीपी करें निपॉन इंडिया इक्विटी सेविंग्स फंड। अगेन ये हाइब्रिड कैटेगरी है, बट ये थोड़ा सा और कंजर्वेटिव अप्रोच हो जाता है इसका। एक 10 लाख रुपया जो आप है एसबीआई आर्बिट्राज में डालें और वहां से एसटीपी करें 25 हफ्ते की एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड में। और उसके बाद जो आपके 2 फंड है 5-5 लाख के, वहां पे मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि आप इक्विटी का एक्सपोजर ले सकते हैं, बट एग्रेसिव इक्विटी नहीं। या तो आप फ्लेक्सी कैप लीजिए या लार्ज कैप ले लीजिए, या आप निफ्टी 100 इंडेक्स फंड होता है उसमें से लीजिए। ऐसे केस में मैं 2 फंड्स आपको सजेस्ट करूंगा। 5 लाख आप डालिए एचडीएफसी आर्बिट्राज में, और एसटीपी करिए आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में 25 हफ्तों में 20-20 हजार के हिसाब से पर वीक आएगा वो। और वैसे ही 5 लाख आप जो है निपॉन आर्बिट्राज में डाल के निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में आप 25 हफ्ते में करें। अब यहाँ पे एक चीज होमी जी जरूर देखें, क्योंकि मैंने हालांकि आपको लगभग 6 महीने का टाइम होराइजन बताया एसटीपी करने के लिए। मान लीजिए यहाँ से 2.5 या 3 महीने में कोई एक बड़ी गिरावट आती है, तो आपको फिर 6 महीने तक वेट करने की जरूरत नहीं है। आप एक थोड़ा सा बल्क ट्रांसफर भी है जो स्विच कर सकते हैं, ताकि आपको जो मार्केट की करेक्शन है उसका एडवांटेज मिले। आपने थोड़ी सी इच्छा जताई है कि 9 to 12% की जो रेंज पे मिले। अगर इस कॉम्बिनेशन में आप अपना पोर्टफोलियो को बनाते हैं तो आई एम रेडी कॉन्फिडेंट कि आपका जो टारगेटेड आरओआई है वो अचीव हो जाएगी। और दूसरा एक और चीज बोलना चाहूंगा, क्योंकि आर्बिट्राज फंड में जनरली कुछ आर्बिट्राज फंड में 15 दिन का लॉक इन होता है और कुछ में 30 दिन का लॉक इन होता है। तो थोड़ा सा आप अगर ये पार्किंग करते हैं तो जहां पे 15 दिन का होगा वहां पे, क्योंकि एसटीपी ट्रिगर होने में भी 7 से 8 दिन लगते हैं, तो मान लीजिए जहां 15 दिन का लॉक इन रहेगा वहां वाले आर्बिट्राज फंड में आप जैसे ही एक हफ्ता बीते आप अपना एसटीपी का रिक्वेस्ट प्लेस कर दीजिए, और 7-8 दिन में जब वो ट्रिगर हो जाएगा तो आपको कोई एग्जिट लोड भी नहीं लगेगा। सिमिलरली जहां पे 30 डेज वाला है वहां पे आप 20-22 दिन के बाद में एसटीपी की रिक्वेस्ट प्लेस कर दें, तो आपको वहां पे भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। जनरली बहुत सारे फंड्स में 10% तक के यूनिट पे वैसे भी कोई एग्जिट लोड नहीं लगता है। तो ये एक जो कॉम्बिनेशन हमने आपको 6 फंड्स का बताया, जिसमें मल्टी एसेट,
बैलेंस एडवांटेज फंड, इक्विटी हाइब्रिड फंड, इक्विटी सेविंग्स फंड, एक फ्लेक्सी कैप और एक लार्ज कैप। ये अगर पोर्टफोलियो का कॉम्बिनेशन बना के रख देंगे, आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट कि आपको पोर्टफोलियो एक अच्छी यील्ड दे देगा और अच्छी स्टेबिलिटी भी देगा। चलिए, तो इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा इनको। और ये बताइए, जनरल प्रिंसिपल क्या होना चाहिए अगर इस तरह के सिचुएशंस आते हैं? जैसे ये एक टिपिकल केस जिसको आपने उसी तरीके से आंसर किया फंड्स बताते हुए, बट एक जनरल प्रिंसिपल अगर लोगों को लगता है एक मुश्त पैसा लगाना है म्यूचुअल फंड में, लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आती जाती रहती लोगों को, तो म्यूचुअल फंड भी एक ऑप्शन हो लोगों के दिमाग में, फंडामेंटल क्या है, क्या ध्यान में रखना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए? देखिए, फंडामेंटल मनोज जी 3 है। एक कि मेरा गोल क्या है और उस गोल के साथ आपको इन्वेस्टमेंट्स को लिंक करना चाहिए। नंबर 2, अगर शॉर्ट टर्म आपका गोल्स है और 3 साल 2 साल में पैसा चाहिए तो इक्विटीज में आप ना लगाएं। और जितनी लंबी अवधि होगी उतना बेटर होएगा कि आप अपने जो फंड्स हैं वो आप एक मुश्त पार्क कर सकते हैं। अगर लंबा, मान लीजिए अगर यही बोलते हैं ओमी जी कि मेरे को 10 साल या 15 साल के लिए लगाना है पैसा, तो मैं शायद इनको थोड़ा इक्विटी हैवी पोर्टफोलियो सजेस्ट करता। और फिर शायद मैं आपको इतना एसटीपी की भी जरूरत नहीं थी, जहां पे 10-15 साल का टाइम होराइजन है, मार्केट्स ऑलरेडी पिछले 1-1.5 साल से कोई ज्यादा रिटर्न नहीं दिया है, तो वहां पे लमसम भी लगाया जा सकता है। मान लीजिए मार्केट में अगले महीने या कुछ ऐसा, मैं नहीं चाहता हूं ऐसा कुछ हो, लेकिन कोई बड़ी गिरावट आ गई, तो ऐसे केस में व्यक्ति जो है लमसम लगा सकता है। लेकिन मार्केट बहुत ज्यादा पीक पे है, यूफोरिया है मार्केट में, तो वहां पे एसटीपी रूट से लगाना बहुत जरूरी है। तो ये अपनी जरूरतों को समझना बहुत जरूरी कि ये मेरे को पैसे की जरूरत कब है, मेरा रिस्क एपिटाइट क्या है। क्योंकि जहां जैसे होमी जी ने बोला कि मैं 60 इयर्स का हूं, तो वहां पे मैंने इनको स्मॉल कैप फंड्स, क्योंकि टाइम होराइजन भी 3 से 5 साल का है, तो बिल्कुल ना है उस चीज के लिए कि स्मॉल कैप, मिड कैप, सेक्टर फंड ऐसे बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं लेना है। बट अगर होमी जी ही बोलते कि मैं 10-15 साल के लिए रखना चाहता हूं, तो शायद इनको ही मैं थोड़ा सा ये सजेस्ट करता था कि आप हाइब्रिड एक्सपोजर कम कीजिए, इक्विटी में एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा दीजिए। जैसे आपका और भी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी होती है, वो आ सकती थी, या कोई कंजम्पशन फंड आ सकता था, या डिविडेंड यील्ड फंड आ सकता था। तो इस तरीके से इक्विटी का एक्सपोजर थोड़ा और बढ़ा सकते थे। तो ये है ज्ञान और ये है फंडामेंटल, और एक बार में तो होगा नहीं, तो रोज़ रोज़ बार बार आप योर मनी देखते रहिए। यहाँ पर ऐसे सवालों को हम खंगालने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे आप मजबूत होते जाएंगे अपने इसके लिए। बट विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी अच्छी बातचीत के लिए। और हम दर्शकों से इजाज़त लेते हैं, लेकिन आपको बताते हैं कि चलते चलते आपको दिखेंगे विकास पुरी के टॉप 4 पिक्स म्यूचुअल फंड के। नमस्कार।